functional outcome scales. Today's topic is functional outcome scales. सबसे पहले ये देखेंगे functional outcome measure होता क्या है और किस लिए इसको यूज किया जाता है. तो an outcome measure is a tool used to assess a patient's current status. अभी पेशेंट का करंट स्टेटस क्या है, पेशेंट आपके पास दिखाने के लिए आया है तो उस समय उसका स्टेटस क्या है. आउटकम मेजर्स में प्रोवाइड ए स्कोर, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड एट टाइम्स रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ द पेशेंट. क्या क्या चीजें कर सकता है इसमें. एक तो स्कोरिंग करता है. तो स्कोरिंग करने से फायदा क्या है कि हमको जब उसका कोई इंप्रूवमेंट होता है या कोई डिटोरिएशन होता है तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वो स्कोर के थ्रू मिलता है. तो बहुत क्लियर हो जाता है कि उसका जो डिटोरिएशन हो रहा है या इंप्रूवमेंट हो रहा है. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका. और क्या करता है, वही इंटरप्रिटेशन भी हो गया उसी से कि एडवांसमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसके हेल्थ में. और एट द टाइम रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ द पेशेंट. अगला क्या है, प्रायर टू प्रोवाइडिंग एनी इंटरवेंशन एंड आउटकम मेजर्स प्रोवाइड बेसलाइन डाटा. जब पेशेंट हमारे पास आया उस दिन का जो हमने डाटा लिया वो बेसलाइन डाटा हो गया. द इनिशियल रिजल्ट्स में हेल्प डिटरमाइन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इंटरवेंशन. जब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं और उसका आउटकम जो है वो बेटर हो सकता है. Once treatment has commenced, अब एक बार पेशेंट आ गया, अब उसका हमने डाटा ले लिया. अब डाटा लेने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो क्या करते हैं, the same tool may be used in serial assessment to determine whether the patient has demonstrated any change. Change could be positive or negative, depend करता है पेशेंट टू पेशेंट या ट्रीटमेंट पे. अगर निगेटिव आ रहा है तो हमको क्या करने के है, अपने ट्रीटमेंट में सुधार लाने की जरूरत है या कोई चेंज करने की जरूरत है. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर उसमें कुछ एडवांसमेंट करना है तो करेंगे, नहीं तो सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे. तो ये बेसिकली क्या है, क्लिनिशियन को डिसाइड करना होता है डाटा के अनुसार से. तो मेन इसका ये है कि जो हमारे पास डाटा जो आता है वो ऑब्जेक्टिव भी आता है और इन द फॉर्म ऑफ क्या आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और क्वालिटेटिव भी आता है. इसमें दोनों आता है. तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है. और उसमें भी आता है क्या बोलते हैं, उसको वर्ड में भी आता है या स्कोर बोलते हैं उसको, या स्कोर में भी आता है. तो स्कोर से भी देख सकते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है. अगला क्या है, विद द मूव टुवर्ड्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन हेल्थ केयर, आउटकम मेजर्स प्रोवाइड क्रेडिबल एंड रिलायबल जस्टिफिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट लेवल. जो भी अपने इस तरीके के जो स्कोर्स होते हैं, बहुत सारे स्कोर्स होते हैं, नाम हम कुछ बताएंगे आगे आपको. तो ये जो बहुत सारे स्कोर्स होते हैं वो सारे क्रेडिबल भी हैं और रिलायबल भी हैं. द रिजल्ट्स फ्रॉम आउटकम मेजर्स में आल्सो बी ग्रुप्ड फॉर एग्रीगेट एनालिसिस फोकस्ड ऑन डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ केयर. When outcome measures are used in an aggregated data situation to compare results, a risk adjustment process is required to fairly compare results. अब अपने लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली फिजियोथेरेपी के लिए देख रहे हैं ना. तो जो एफओएम होते हैं, जो ये स्केल्स होते हैं या मेजर्स होते हैं, ये हम लोगों को हमेशा रिसर्च में ऐड करना ही चाहिए. उसका रीजन क्या है कि FOM are objective tests that have established reliability and validity. और हमको रिसर्च जब भी करते हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है कि जो हम यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो रिलायबल भी हो और वैलिडेटेड भी हो. For that reason, it seems intuitive that FOM should be utilized and incorporated in any research study, thereby providing a greater degree of confidence in the validity of the study results. ठीक है, क्लियर है? In this way, research can provide the evidence needed by utilizing measures
that can be readily implemented by clinician. ये क्या होता है, डाटा फॉर्मेट बना हुआ है तो हम लोग के पास हमेशा अवेलेबल होता है। पेशेंट के हिसाब से अगर हमने चूज कर लिया कि हमको ये वाला स्केल लगाना है ना, जैसे ऑस्टिक डिसेबिलिटी स्केल लगाना है या एनडीआई लगाना है, तो ये क्या हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, तो उसको हम इमीडिएटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। FOM have been utilized in research studies to examine the effects of interventions in many varied patient population. हर तरह के पॉपुलेशन में इनको यूज किया जा चुका और इनकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को स्टैब्लिश किया जा चुका है, तो इसलिए इसको यूज करना बहुत आसान है। A physical therapy examination should include several FOM to assess baseline function, establish goal, develop the plan of care and demonstrate progress, especially to the patient. ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो दूसरे चीजों पे है वो यही है कि एंड डेमोन्स्ट्रेट प्रोग्रेस स्पेशली टू पेशेंट्स। दूसरे अगर आप कोई टेस्ट लगाते हैं या कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को हम कैसे बताएंगे कि आपका क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर उसको हम समझाते हैं कि चलो वो मान लो एक बात का बताओ, मान लो उसको बैक पेन ही है, अगर उसको सुधार हो रहा है, उसकी डिसेबिलिटी में भी सुधार हो रहा है, तो उसको हम दिखा तो सकते हैं, वो पेशेंट ही बताएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम उसको स्कोरिंग करके बता रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उससे स्कोर बनाएंगे, स्कोर बनाने में उसको बता सकते हैं देखिए आपका पिछला स्कोर इतना था, इस बार ये स्कोर इतना हो गया। या डिसेबिलिटी जैसे ऑस्टिक डिसेबिलिटी स्कोर की बात हमने करी तो उसमें परसेंटेज का भी रहता है, तो आपका पिछले बार परसेंटेज 40 था, इस बार परसेंटेज जो है 35 है, तो ये क्या है उसको फीडबैक देता है कि आपका प्रोग्रेस जो है। इससे क्या है कि पेशेंट जो आपके ट्रीटमेंट में है, ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। When FOM are not assessed for a patient, significant quantifiable evidence of patient status is overlooked and unreported. क्या बोल रहा है, जब FOM हम लोग नहीं यूज करते हैं पेशेंट असेसमेंट के लिए तो उसके बहुत सारे स्टेटस को हम लोग ओवरलुक भी कर देते हैं जो उसका कंडीशन है, और उसको वो अनरिपोर्टेड भी रह जाता है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। क्वेश्चनर जो हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चनर भी इसका एक टाइप है, तो इतने सारे क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली पेशेंट से पूछ ही नहीं सकते, और कभी कभी क्लिनिशियन के पास उतना टाइम भी नहीं है कि उतना पेशेंट को वो आधा घंटा 45 मिनट या 20 मिनट भी दे सके। और ये अगर FOM है अपने पास, अगर कोई इस तरीके का मेजर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिनिशियन का जो टेक्नीशियन है या जो उसका सपोर्टिव जो काम कर रहा है क्लिनिक में वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद क्लिनिशियन के पास लाएगा तो 5-10 मिनट में क्लिनिशियन उसको रिवाइज भी कर सकता है। Information from FOM is not only useful to clinicians and insurance companies but also to patients who become increasingly motivated and knowledgeable about their health status from an understanding of the FOM and interpretation of their score. क्या बोल रहा है कि आजकल के पेशेंट ऐसे बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, वो खुद ही पूरा नेट वगैरह सारी चीजें देख करके आते हैं, तो उनको समझाना क्या बहुत मुश्किल काम है कि भाई आपका इंप्रूवमेंट ये हो गया तो समझते नहीं है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, अगर ये FOM इनकॉर्पोरेट करेंगे, अगर उसमें उसका स्कोर इंप्रूव करेगा तो सारी चीजें उसको खुद ही दिख जाएगी। और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये एक बहुत अच्छा टूल है जो कि जनरली यूज करते हैं, बाहर फॉरेन वगैरह में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह को पेमेंट करने में बहुत आसानी होती है कि पेशेंट का इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही रिलायबल टूल है उस सेंस में भी। अब क्लासिफिकेशन, आउटकम मेजर्स दैट वी यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, दूसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड मेजर्स, तीसरा ऑब्जर्वर रिपोर्टेड मेजर्स, और चौथा क्लिनिशियन रिपोर्टेड मेजर्स। अब सेल्फ रिपोर्टेड मेजर्स आर typically captured in the form of a questionnaire. The questionnaires are scored by applying a predetermined point system to the patient responses. Although self-report measures seems objective in nature, self-report measures objectify a patient's perception. अगला क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड मेजर्स। परफॉर्मेंस बेस्ड मेजर्स require the patient to perform a set of movements or tasks. परफॉर्मेंस बेस्ड है तो परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। Scores for performance based measures
can be based on either an objective measurement, that is time to complete a task। कोई उसको काम देंगे, कितने देर में करता है वो, उसका नोट कर लेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, या 15 दिन बाद फिर उसको असेस करना है तो सेम काम उसको दिया जाएगा, फिर उसको देखेंगे कि अब उसको कितना टाइम लग रहा है, कितनी एक्यूरेसी से वो कर रहा है। अगर एक टाइमिंग देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हो गया, और अगर एक्यूरेसी देखने लगेंगे तो क्वालिटेटिव असेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि अगला क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट और एक क्वालिटेटिव असेसमेंट, दैट इज असाइन्ड ए स्कोर। इसमें क्या बोला, नॉर्मल और एब्नॉर्मल मैकेनिक्स फॉर ए गिवन टाइम। अगर उसकी क्वालिटी देखने लगेंगे कि किस तरीके से पहले कर रहा था, अब क्या कर रहा था, वो क्वालिटेटिव में चला जाएगा। टाइमिंग देखने लगेंगे तो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हो जाएगा उसका। ऑब्जर्वर रिपोर्टेड क्या बोलता है, ऑब्जर्वर रिपोर्टेड मेजर्स और मेजरमेंट completed by a parent, caregiver or someone who regularly observes the patient on a daily basis। नाम ही बोल रहा है ऑब्जर्वर रिपोर्टेड। पहला में क्या बोले थे हम लोग, सेल्फ रिपोर्टेड। सेल्फ रिपोर्टेड में कौन बताएगा, पेशेंट खुद बताएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड, पेशेंट को परफॉर्म करके तब दिखाना है। और तीसरा क्या है, सेल्फ रिपोर्टेड, ऑब्जर्वर रिपोर्टेड है तो जो पेशेंट को रोज देख रहा है, अगर कोई नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है ना, या कोई वार्ड बॉय लगा हुआ है, या पेशेंट के कोई पेरेंट है, जो भी पेशेंट का केयर कर रहा है, जो पेशेंट के इर्द गिर्द रहता है, अगर वो उसके द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया है उसको अगर रिपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर रिपोर्टेड मेजर्स। उसके बाद लास्ट क्लिनिशियन रिपोर्टेड मेजर्स। ये क्या बोल रहा है, क्लिनिशियन रिपोर्टेड मेजर्स आर मेजरमेंट that are completed by a healthcare professional। जो कि क्लिनिशियन है तो हेल्थकेयर प्रोफेशनल ही करेगा। The professional uses clinical judgment and reports on patient behaviors or signs that are observed by the professional। जो प्रोफेशनल देखता है वो अपना नोट करते जाता है। ये कुछ कॉमन फंक्शनल आउटकम मेजर्स हैं, या फंक्शनल आउटकम स्केल्स भी बोलते हैं। फंक्शनल आउटकम स्केल्स हैं जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है फॉर रिसर्च पर्पसेस, और पेशेंट का आउटकम देखने के लिए भी कर सकते हैं, दोनों है। कौन कौन सा है, द टाइम अप एंड गो टेस्ट, द क्लिनेटिव बैलेंस एंड गेट इवैल्यूएशन, द वर्क बैलेंस स्केल, द 6 मिनट वॉक टेस्ट, द फंक्शनल रीच टेस्ट। ऑस्वेस्टी का हमने बात किया, तो ऑस्वेस्टी चूंकि मैंने यूज किया था तो ऑस्वेस्टी ध्यान रखता है। द ऑस्वेस्टी लो बैक पेन डिसेबिलिटी क्वेश्चनर, द फंक्शनल इंडिपेंडेंट मेजर। इसके अलावा एक और भी बहुत कॉमनली यूज होता है एनडीआई, है ना, एनडीआई भी बहुत कॉमनली यूज होता है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो कि हम लोग, या स्केल्स बोल सकते हैं, ये सारे स्केल्स हैं जो कि हम लोग पेशेंट के असेसमेंट के लिए एज वेल एज रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब द नीड फॉर आउटकम्स प्लानिंग। जो हमारा नीड है उसके प्लानिंग के लिए करेंगे, पेशेंट का जो आउटकम आएगा। डिस्क्राइब द बेनिफिट एंड चैलेंजेस विथ यूजिंग आउटकम मेजर्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ आउटकम मेजर्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज टू ओवरकम चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंटिंग आउटकम मेजर्स मेजरमेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगला है इफेक्टिवली सस्टेन आउटकम मेजरमेंट यूज अक्रॉस हिज और हर प्रैक्टिस एंड अक्रॉस प्रैक्टिस साइट्स और प्रोग्राम्स। बेनिफिट्स, बेनिफिट क्या है इसका फॉर क्लिनिशियन एंड पेशेंट्स। सबसे पहला क्या है कि ये तो रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड फॉर यूज इन वेरियस क्लिनिकल गाइडलाइंस। ये ऑलरेडी रिकमेंडेड है, आगे भी आएगा पॉलिसी मेथड में कि ये सब चीजें आएंगी फिर दोबारा। ऑलरेडी रिकमेंडेड है, जो रिकमेंडेड है वो फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सेफ है। एंड इम्प्लीमेंटेशन लीड्स टू इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स एंड सेटिस्फैक्शन। क्योंकि हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो पेशेंट को स्कोरिंग सिस्टम के द्वारा हम बता सकते हैं कि पहले आपका 40 स्कोर था 50 हो गया तो सुधर गए, किसी स्कोर में स्कोर का गिरना सुधार दिखाता है, तो उसके हिसाब से पेशेंट को हम बता सकते हैं। उससे पेशेंट को क्या होता है, आउटकम का पता भी चलता है और उसको सेटिस्फैक्शन भी होता है। आइडेंटिफाइज एंड क्वांटिफाइज इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशंस, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन एंड पर्सनल फैक्टर्स। ये जितनी भी चीजें होती है इसको क्या करता है, आइडेंटिफाई भी करता है
बहुत सारी चीजें क्या होता है कि अगर हम ओरली किसी को कुछ पूछते हैं तो मिस कर जाते हैं, लेकिन इसको देने से ये होता है कि बहुत लार्ज लेवल पे ये चीजों को कवर करता है। तो इसके कारण क्या करते हैं, हम उसका आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से कर पाते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली इसको प्रॉब्लम है। तो रिहैबिलिटेशन में बहुत ज्यादा यूज आता है इसका। असिस्ट इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। अगला क्या, इनहेंसेस कम्युनिकेशन बिटवीन क्लिनिशियंस, रेफरल सोर्सेस एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो ज्यादा पूछ रहे हैं तो भाई ज्यादा हो रहा है। इंगेजेस एंड मोटिवेट्स पेशेंट। देर तक पूछ रहे, पेशेंट को भी लग रहा है कि भाई जो थेरेपिस्ट है, ये जो क्लिनिशियन है, वो हमको बहुत समय दे रहा है, हर एक छोटी छोटी चीजों को पूछ रहा है। तो कभी कभी इसका नेगेटिव भी होता है, कभी कभी इसका पॉजिटिव भी होता है। अगर इरिटेबल पेशेंट है तो बोलेगा भाई कितना दिन हमको तुम चाट तंग कर रहे हो। और अगर अच्छा पेशेंट है, समझदार है, तो वो खुश भी होता है कि हमको डॉक्टर ने बहुत ज्यादा समय दिया, है ना। ये इसका फायदा है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कैसे बेनिफिट करता है। सबसे पहले इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी, प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू कंपेयर क्लिनिशियन आउटकम्स। क्लिनिकल आउटकम एक ही बात है, क्लिनिशियन आउटकम्स, इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ क्लिनिशियंस। एक पर्टिकुलर मेजर हमने किसी पेशेंट के लिए यूज किया और उस डिजीज के लिए वो मेजर अगर सक्सेसफुल हुआ तो उससे क्या होगा, अगला बार जब हमको यूज करना होगा तो कॉन्फिडेंस जो क्लिनिशियन का बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या, इंप्रूव्स केयर एंड आउटकम्स ऑफ क्लिनिकल केयर। ये पॉलिसी वाला है। द नीड फॉर आउटकम्स प्लानिंग क्यों है, तो उधर बताए थे एक आपको स्लाइड में, है ना। रिकमेंडेड फॉर यूज इन वेरियस क्लिनिकल गाइडलाइंस। ये कुछ गाइडलाइंस है। पॉलिसी क्या, सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। उसके बाद CARF है, फुल फॉर्म क्या है, कमीशन ऑन द एक्रेडिटेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज। और अगला क्या है, अफोर्डेबल केयर एक्ट ऑफ 2010। ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि आप जो है आउटकम जो फंक्शनल मेजरमेंट स्केल है उसको यूज कीजिए पेशेंट पे। उसके बाद क्लाइंट या पेशेंट लेवल पे क्या है, फीडबैक ऑन प्रोग्रेस आइडेंटिफाइड बाय स्टैंडर्डाइज्ड मेजर इंप्रूव्स आउटकम। क्योंकि ये मेजर जो होते हैं वो सारे स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, तो इसीलिए आउटकम जो है वो आपका इंप्रूव करता है। इंडिविजुअल दैट रिसीव्स डेली reinforcement of speed had greater walking speed। ये एक्चुअली एक स्टडी का पार्ट है। ये एक स्टडी का पार्ट है। डॉकिन ने, इन्होंने ये किया था कि अगर किसी के स्पीड का टेस्ट कर रहे हैं और उसको रोज अगर हम उसको बताएंगे, अगर बेटर reinforcement देंगे तो उसकी वॉकिंग स्पीड जो है वो बेहतर तरीके से सुधार होगा। एट डिस्चार्ज देन दोज डिड नॉट रिसीव reinforcement। किसी भी पेशेंट का अगर स्पीड है, अगर उसको रोज स्पीड में अगर सुधार हमको करना है, उसको रोज हम इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, तो डिस्चार्ज के समय जिसको रिइंफोर्समेंट नहीं मिला है उससे उसमें बेहतर रिजल्ट आता है। दूसरी स्टडी नीचे है, लेंज के द्वारा 2012 में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स हु रिसीव्ड इनहेंस्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन शोड हायर इंटेंसिटी थेरेपी, मोर एंगेजमेंट इन थेरेपी सेशंस, improved gait speed and 6-minute walk distance when compared to those who received a standard rehabilitation। जिन्होंने स्टैंडर्ड रिहैबिलिटेशन लिया और जिनका इनहेंस्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन मतलब जिसमें स्केल वगैरह यूज किया, तो उनका जो इंप्रूवमेंट था इनसे बहुत ज्यादा बेहतर था। यह स्टडी की गई थी लेंज के द्वारा 2012 में। अब क्लिनिकल यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्या बोल रहा है, 52% ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट रिपोर्टेड नॉट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, 49% of these indicated no future plans to use a standardized assessment। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल थेरेपिस्ट को तो बहुत ही ज्यादा स्केल्स वगैरह यूज करना चाहिए। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर का क्या है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स utilize their own intuition more than standardized measures to monitor progress। हमारे हिसाब से मुझे जहां तक लगता है मेन प्रॉब्लम यही है कि इतना समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। क्यों लगा, क्योंकि अवेलेबल तो ये सब सारी चीजें बहुत इजीली है, फिर भी लोग नहीं करते। और दूसरी बात ये कि नया डेवलप करना है तो उसमें तो समय लगता है। ऑन्कोलॉजिस्ट रिलाई मोर ऑन देयर
own impressions and informal assessment to make decisions. Nurses rely on clinical judgment to manage patients. ये गेटी ने बोला 2009 में, है ना? तो ये सब सारे रेफरेंसेस हैं उसके। कॉमन फैसिलिटेटर्स कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले इंडिविजुअल, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड का है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और प्रैक्टिकलिटी भी है। प्रैक्टिकलिटी में ये देखिए इमीडिएसी है, इमीडिएसी मतलब तुरंत अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कुछ करना तो है ना, स्केल है, पूछना बस चालू कर देना है। निगोशिएट विद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी से निगोशिएट करते हैं। ये इंडिया से ज्यादा बाहर चलता है, अब थोड़ा थोड़ा इंडिया में भी आने लगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराने लगे हैं ना, तो हो सकता है अभी तो कुछ जगह यूज किया जा रहा है और बाद में ज्यादा यूज होगा, बाहर बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाला बताया था, गेट वाला पैटर्न करके। फ्लेक्सिबिलिटी में है क्या? रूम फॉर पर्सनल कंसिडरेशंस, किस तरीके का रूम लेना है, क्या लेना है उसका। एक्सटर्नल लेवल पे क्या है? एक्सेस टू रिसोर्सेस, रेंज ऑफ मेजर्स, गाइड टू सिलेक्शन, प्रोवाइड समरीज ऑफ रिसर्च रिटेन इन एन अंडरस्टेबल मैनर। बड़ी ने 1996 में बताया है। कंसाइजली समराइज्ड रिसर्च, जेटी वाला उधर भी बताया 2003 का। फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ केयर। अगला क्या है? सपोर्ट फ्रॉम कलीग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, देन गाइडेंस इन सिलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। कॉमन चैलेंजेस क्या है इसमें? सबसे पहले क्या होता है? कॉमन चैलेंज क्या? टाइम। किस लिए? टू सर्च, कौन सा स्केल लगाना है उसको पहले सर्च करना पड़ेगा। टू एडमिनिस्टर, फिर स्कोर बनाना, स्कोर बना के फिर इंटरप्रेट करना। आदमी ये सोचता है इतनी सारी चीजें क्यों करो यार, सीधा पूछ लो, दो जो उसकी दवा है उसको करो, काम खत्म करो। दूसरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से स्केल को किस कंडीशन में सेलेक्ट करना है और उसको फिर कैसे इंटरप्रेट करना है। कंडीशन वाइज तो इंटरप्रिटेशन बदलेगा। रिसोर्सेज में क्या बोला? ओनली फ्यू रिसोर्सेज आर अवेलेबल और टू मेनी टू चूज, डिफिकल्ट टू सेटअप, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। कुछ केस में इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ना, जैसे अगर 10 मिनट वार्ड टेस्ट वगैरह कराए, कार्डियक रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आई तो, या कोई और भी इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हुआ, अगर नहीं है तो कैसे सेटअप करेंगे। अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, देन कॉम्पिटेंस, एजुकेशन चाहिए और रूटीन एक्सपीरियंस चाहिए। एटीट्यूड, रेसिस्ट चेंज या सेट इन वे, एक चला रहा आदमी उसी में काम करना चाहता है तो उसके कारण क्या होता है? रेसिस्टेंस भी आता है। स्केप्टिकल है, ओवरवेल्म कॉन्फिडेंस। उसके बाद ओपिनियन लीडर भी है, बहुत लोग बड़े बड़े चैंपियन, अरे ये सब यूज करने की जरूरत क्या है, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, हम तो देखो इतने पेशेंट देख डाले सब सही हो गया, किसी ने कुछ किया नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे फिर क्या आएगा? टाइम एंड कॉस्ट। भाई टाइम तो देना ही पड़ेगा, अगर ढेर सारे क्वेश्चन पूछने हैं तो। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, नो कंपनसेशन, इसके लिए कोई अलग से पैसे नहीं मिलते। पॉलिसी क्या है? कोई पॉलिसी नहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। पुअर एडहेरेंस टू कंप्लायंस है। कल्चर, कॉन्ग्रुएंस या कॉन्फ्लिक्ट एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या क्लिनिकल चैलेंजेस का है ना? सबसे पहला क्या? डॉक्यूमेंटेशन, एडवोकेट फॉर क्लिनिकल यूजफुलनेस, important measures to be a part of your electronic medical records at your institution, available test packets, create cheat sheets क्या होता है बताओ? बायस आउटकम मेजर को क्रिएट करना। अरे ये देखो ना, create cheat sheets with meaningful changes. We are already biased with the results ना। हमने जब डॉक्यूमेंटेशन किया तो अगर चेंज 2 का है तो हमने उसको 3 या 4 अपने आउटपुट के लिए दिखाया। चीट शीट्स यही होता है, जो अपने लोग चीटिंग का बनाते हैं ना सीट्स, उसी को चीट शीट्स बोलते हैं। यहाँ पे भी चीट शीट्स का वही मतलब है। चीट शीट्स ये बोल रहा है कि जैसे कि आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आपने कोई वो लगाया तो उसके लिए अगर कोई थ्योरी है, कोई फॉर्मूला है या कोई स्पेशल चीजें हैं, तो आपने क्या किया? एक छोटी सी चीट बना ली या एक कागज में बना करके लिख करके रख लिया, तो जिस समय आपको काम करना है तो उसको आपने निकाल करके और उसको यूज कर लिया। एग्जैक्टली चीट शीट का मतलब ही वही है, यहाँ पे भी वही है। ठीक है,
और चीट शीट का मतलब भी वही होता है, चीटिंग वाला ही सीट है इक्विपमेंट्स। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। भाई स्केल्स है 20-25 स्केल है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब पेशेंट के सामने भैया निकाल के कुछ देखने का क्या करेंगे, इसके लिए चीट शीट बना लेते हैं। भाई अगर उस समय लैपटॉप खोलने जाना है या कुछ खोलने जाना तो पर्टिकुलर जो हम बनाते हैं ना स्केल, उस स्केल के रिगार्डिंग चीट शीट बना लिए। चीट शीट बनाना छोटा सा अपना वो बना लिए, बोलने का उसका नाम चीट शीट है, इसलिए बोल रहे हैं चीट शीट। अगला क्या, इक्विपमेंट्स, designated testing areas for testing kits for common instruments have clinical students make testing kits। ये सब हिना ने कराया होगा आपने, तुम लोगों को करती हो ना कार्डियो में 6 मिनट बाद टेस्ट और ये, तो उसमें ये सब किया होगा। अभी करूंगी सर, अभी भी करोगी ना, तो इसमें जरूरत पड़ेगा। टाइम टू एडमिनिस्टर इंस्ट्रूमेंट चेकलिस्ट फॉर ईच पेशेंट, instrument checklist for each patient, integrate clinically useful assessment into the treatment process, for example the kitchen test for EFPT। ये क्या होता है ना, EFPT क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनल परफॉर्मेंस टेस्ट, एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्मेंस टेस्ट। ये बैम ने दिया था 2003 में, BAUM, बैम एंड मॉरिसन ने। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड थे और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने बनाया था। इसमें 4 चीजें यूज की जाती है। एक बोलते हैं सिंपल कुकिंग, दूसरा होता है टेलीफोन यूज, एक क्या हो गया सिंपल कुकिंग, दूसरा हो गया टेलीफोन यूज, तीसरा हो गया मेडिकेशन मैनेजमेंट और चौथा हो गया बिल मैनेजमेंट। और ये चारों चीजें जो है हम लोगों ने IADL में देखा था ना, तो ये टाइप ऑफ आइडियल टेस्ट हो जाएंगे ना, तो ये टाइप ऑफ IADL ही है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें जो किचन टेस्ट है वही कुकिंग टेस्ट वाले के लिए। क्लिनिकल बैरियर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं वही कंटिन्यू है। ट्रेनिंग एंड सर्विस डिलीवरी, डेवलप इन सर्विस अबाउट पोटेंशियल मेजर्स दैट विल एड्रेस द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशंस यू सर्व एट योर फैसिलिटी। जिसको सर्व करना है अपने लोगों को, जहां पे भी जो भी क्लिनिकल सेटअप है या क्लिनिकल सेटअप है उसके लिए। हैव अ स्टाफ शेयर असेसमेंट दे हैव लर्नड अबाउट द वर्कशॉप्स दैट कुड बेनिफिट द टीम। अगर कोई वर्कशॉप वगैरह कर करके आया है तो वो अपने जो भी कलीग्स हैं उनको जो है ट्रेन करें। लुक फॉर पब्लिक डोमेन इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड विदाउट कॉस्ट। कॉस्ट एफिकेसी होगा तो लोग इसको जो है यूज करने के लिए ज्यादा प्रॉम्प्ट होंगे, तो आपको फायदा भी हो रहा है, खर्चा भी नहीं हो रहा। अगला क्या है, शेयर आउटकम मेजर्स डाटा एट टीम मीटिंग्स। जो आउटकम मेजर डाटा है होगा टीम मीटिंग में हम शेयर करेंगे तो, और उससे उसका फायदा गिनाएंगे लोगों को, तो लोग प्रॉम्प्ट होंगे इसको यूज करने के लिए, उत्साहित होंगे कि भाई हम भी यूज करें और हम भी अच्छे अच्छे डाटा निकालें। रीड आर्टिकल्स अबाउट डिफरेंट मेजर्स एंड व्हाट दे कुड कंट्रीब्यूट टू प्रैक्टिस स्ट्रेटजी। स्टार्ट ए जर्नल क्लब और ब्राउन बैग आउटकम मीटिंग। वर्क विथ योर क्वालिटी एश्योरेंस staffing to relate your data back to those being reported by the entire facility or for accreditation purpose. Share data between disciplines so there is not unnecessary duplication. जो डाटा है उसको शेयर करना है ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो। टेस्टिंग एंड दैट आउटकम रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड अक्रॉस द टीम। सबको बताना है, सब लोग उसको यूज करें। डाटाबेस एंड रिसोर्सेस, ये सब सारे डाटाबेस हैं, कहां कहां से लिया है, कहां कहां ये सब डाटाबेस यूज होते हैं। रिहैबिलिटेशन मेजर्स डाटाबेस, यहाँ पे लगभग 200 इंस्ट्रूमेंट की समरी है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए। इंक्लूड्स अ लिंक टू द टेस्टिंग डॉक्यूमेंट व्हेनेवर पॉसिबल, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं डाटा। अगला क्या है, आफ्टर न्यूरोलॉजी सेक्शन एज रिकमेंडेशन के हिसाब से। रिव्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। Review of instruments used in physical therapy that assess patients with stroke, MS मतलब multiple sclerosis,
TBI मतलब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज है ना, SCI स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, उसके बाद क्या है PD हो गया, पार्किंसन डिजीज एंड वेस्टिबुलर टू कम दिस ईयर। ये सब अभी है नहीं, ये सब आएंगे। रिकमेंडेशंस इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगला क्या है, स्ट्रोक इंजन एसेस। इन सबों पे जाकर के हम लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट्स मिल सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो है। यहाँ पे साइकोमेट्रिक एंड क्लिनिकल यूटिलिटी इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड विद इंडिविजुअल्स विद स्ट्रोक, प्रोवाइड्स इंस्ट्रूमेंट व्हेनेवर पॉसिबल। अगला डाटाबेस क्या है, सेंटर फॉर आउटकम मेजरमेंट इन ब्रेन इंजरीज। यहाँ पे क्या 30 इंस्ट्रूमेंट्स रिव्यूज ऑफ साइकोमेट्रिक एंड क्लिनिकल यूटिलिटी स्पेसिफिक टू मेजरिंग इंडिविजुअल्स विद ब्रेन इंजरी, मतलब ब्रेन इंजरी के लिए यूज कर सकते हैं। लिंक्स टू इंस्ट्रूमेंट व्हेनेवर पॉसिबल। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी एविडेंस बेस्ड रिव्यू। यहाँ पे क्या है, एजुकेशनल मॉड्यूल्स एंड केस स्टडीज ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी से रिलेटेड चीजों में यूज करेंगे हम लोग। इंक्लूड्स चैप्टर ऑन साइकोमेट्रिक एंड क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स विद ब्रेन इंजरी। एविडेंस बेस्ड रिव्यू ऑफ स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन। आगे एजुकेशनल मॉड्यूल्स एंड केस स्टडी ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन स्ट्रोक। ये भी किस पे है, स्ट्रोक पे आता है ज्यादा, इसके केस ये सारे मिलेंगे अपने लोगों को। ऑर्थोपेडिक स्कोर्स है, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए क्या यूज करेंगे, ऑर्थोपेडिक स्कोर्स के साइट पे जाकर करके, और आउटकम मेजरमेंट के लिए जो स्कोर होगा, आउटकम मेजरमेंट स्केल जो होगा, जो रिलेटिव स्केल होगा, उसको सर्च करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। फिजियोपीडिया है, फिजियोपीडिया हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तुम लोग यूज करते हो? आजकल लोगों ने कम कर दिया यूज कर लगा, अच्छा बोल रहे थे कि अभी यूज नहीं करते ज्यादा फिजियोपीडिया, है ना। फिजियोपीडिया पे भी सारे इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल में दिए रहते हैं। मेजरमेंट दैट असेसेस मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरो एंड कॉमन जेरियाटिक कंडीशंस, साइकोमेट्रिक एंड क्लिनिकल यूटिलिटी। देयर आर सम वीडियोस आल्सो टू demonstrate how the tests are applied. Spinal cord injury rehabilitation evidence, यहाँ पे भी है चैप्टर ऑन साइकोमेट्रिक एंड क्लिनिकल यूटिलिटी स्पेसिफिक टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो कुछ ब्रेन इंजरी के थे, कुछ स्ट्रोक के लिए थे, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए। अदर वेबसाइट्स में ये है रिहैबिलिटेशन मेजर्स डाटाबेस, इस पे भी जा सकते हैं, rehabmeasures.org पे, फिर आगे जाकर के देख सकते हैं। ये कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज है जो कि हम लोग क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं, या आप लोग जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, उसको प्रेजेंटेशन भी हम लोग बना सकते हैं। Adopting an evidence-based summary to meet your clinical needs. Develop a resource binder. Resource binder क्या होता है? जो भी हमने टूल्स लिए उनको हम एक साथ कंपाइल करें। हाँ, इस तरीके से कंपाइल करें कि अगर आपको कोई भी टूल्स को, किसी भी चीज को, टूल्स के लिए नहीं, ये सब चीज के लिए होता है। कोई भी अगर आपके पास सब्जेक्ट है, उसका इस तरीके से क्लैरिफिकेशन करें, या इस तरीके से कोडिंग करें कि जो पेशेंट है, या उसका जो पेशेंट का जो क्या बोलते हैं पेरेंट है, या उसका जो केयर गिवर है, वो अगर किसी चीज को ढूंढना चाहे तो उस रिसोर्स बाइंडर में बहुत आसानी से ढूंढ सके। बेसिकली रिसोर्स बाइंडर नाम ही है, बहुत सारे रिसोर्स को एक जगह बाइंड करना, और इस तरीके से बाइंड करना कि उसको ढूंढने में आसानी। Discuss responses to common reaction to measurement utilization. अब ये क्लासरूम एक्टिविटी अलग अलग तरीके के हैं, पेशेंट पे, क्लिनिशियन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस लेवल पे। पेशेंट पे क्या, इंप्रूवमेंट इन आउटकम अक्रॉस ICF लेवल। ICF लेवल में 3 चीजें होती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक्टिविटी दूसरा है, और पार्टिसिपेशन तीसरा है। इसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट केयर
फैसिलिटी, है ना? तो इंप्रूवमेंट इन आउटकम्स अक्रॉस इमीडिएट केयर फैसिलिटी लेवल। इसमें दो चीजें आई, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेवल पे, एक्टिविटी लेवल पे और पार्टिसिपेशन लेवल पे, तीनों को देखना है। उसके बाद लेंथ ऑफ स्टे, कितना देर रुक रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड है या फिर कोई क्लिनिकल सेटअप में है या नर्सिंग होम में है। पेशेंट का सेटिस्फैक्शन, जो ट्रीटमेंट हमने दिया उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है। उसके बाद कोई अगर उसको क्वेरी है तो उससे रिलेटेड। देन क्लिनिशियन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चेंजेज इन डिसीजन मेकिंग, अगर स्कोर डाउन हो रहा है या अप हो रहा है या इंप्रूवमेंट बराबर जितना चाह रहे हैं उतना नहीं हो रहा है समय के हिसाब से, तो उसके लिए एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, सेटिस्फैक्शन और कोई अदर क्वेरी है उसके लिए। देन ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोसेस लेवल, ओवरऑल पेशेंट आउटकम्स, रीइंबर्समेंट, पेशेंट का पेमेंट भी तो लेना है, अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, नहीं दिखाएंगे सुधार, तो पेशेंट कहाँ देगा, बहुत जगह हंगामा होने लगता है कि नहीं क्यों देखो। उसके बाद प्लानिंग है डिस्चार्ज के लिए और अगर कोई अदर क्वेरी है। क्लासरूम एक्टिविटी 2 क्या है, एक्टिविटी लेवल पे क्या, डेवलप अ प्रेजेंटेशन विथ योर क्लासमेट्स दैट यू कुड शेयर एट क्लिनिकल साइट और विथ योर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, हाउ टू यूज एन आउटकम मेजर, द फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट, इसमें क्या देखना है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इंडाइसेस ऑफ चेंज, और भी कोई फैक्टर हो तो वो भी फैक्टर इन करेंगे। अ केस डिस्क्रिप्शन इन विच मेजरमेंट वाज यूज्ड, इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज दैट यू कुड शेयर एट योर क्लिनिकल साइट। ये होगा क्लासरूम एक्टिविटी 2। 3 में क्या कर सकते हैं, अडैप्ट ए समरी फ्रॉम ए फ्री ऑनलाइन वेबसाइट टू मीट योर नीड्स। अभी बहुत सारे वेबसाइट दिया ना, उसकी समरी भी बना सकते हैं। डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट, अडैप्ट विथ क्लिनिकली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सेव टू शेयर एग्जांपल्स ऑन योर क्लिनिकल। यह है रिहेबिलिटेशन मेजर डाटाबेस, जिसकी बार बार बात करें तो 10 मिनट वॉक टेस्ट है। तो इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग 10 मिनट वॉक टेस्ट ही रखें, इसको 15 मिनट भी कर सकते हैं, 6 मिनट भी कर सकते हैं, इसको डेवलप भी कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है किस तरीके का हम लोग को करना चाहिए। तो क्या बोलता है, टाइटल ऑफ असेसमेंट क्या होगा, 10 मीटर वॉक टेस्ट। पर्पस क्या है, असेसेस वॉकिंग स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड ओवर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। डिस्क्रिप्शन का क्या बोल रहा है इसका, द इंडिविजुअल वॉक्स विदाउट असिस्टेंस 10 मीटर्स, 10 मीटर करना है, लगभग हो रहा है 32.8 फीट, एंड द टाइम इज मेजर्ड फॉर इमीडिएट 6 मीटर टू अलाउ फॉर एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन। 6 मिनट 6 मीटर पे मेजर कर लेते हैं, उसको बताते हैं कोई स्पीड बढ़ाना है कि घटाना है। ये एक टेस्ट है जो डिजाइन है, आप कुछ अलग चाहो तो अलग भी कर सकते हैं। इसका मतलब स्टार्ट टाइमिंग व्हेन द टोज ऑफ द लीडिंग फुट क्रॉसेस द 2 मीटर मार्क। अच्छा, हर जगह पे ये लेना है ताकि ऑब्जेक्टिविटी बढ़े, है ना। स्टॉप टाइमिंग व्हेन द टोज ऑफ द लीडिंग फुट क्रॉसेस द 8 मीटर मार्क। Assistive devices can be used but should be kept consistent and documented from test to test. If physical assistance is required to walk, this should not be performed. अगर assistance चाहिए तो ये टेस्ट हम करेंगे ही नहीं। Test can be performed at preferred walking speed or fastest speed possible. Documentation should include the speed tested, है ना, preferred versus fast. Preferred का मतलब पेशेंट प्रेफर करेगा या क्लिनिशियन प्रेफर करेगा, फास्ट मतलब क्लिनिकल क्लिनिशियन को बताना पड़ेगा मैक्सिमम जितना दौड़ सकते हो। Collect 3 trials and calculate the average of 3 trials. ये इंपॉर्टेंट है ना, कि 3 ट्रायल करना है और तीनों का एवरेज लेना है। तो उससे क्या है कि जो डाटा की रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। MCID क्या मतलब, जीरियाट्रिक एंड स्ट्रोक पेशेंट में कर सकते हैं, 2006 में इन्होंने बताया था। MCID क्या है, 0.1 मीटर पर सेकेंड
मिनिमली क्लिनिकली इंपॉर्टेंट डिफरेंस, है ना। कट ऑफ स्कोर, स्ट्रोक के लिए क्या बोला है, एम्बुलेशन एबिलिटी हैज कोरिलेटेड विद गेट स्पीड, चेंजेस इन गेट स्पीड दैट रिजल्ट्स इन चेंज क्लासिफिकेशन आर मीनिंगफुल। Ambulation ability that is predicted by gait speed is a reliable method of classifying patients. More than 0.4 meter per second were more likely to be household ambulators. 0.4 to 8 meter per second limited community ambulators. More than 0.8 meter per second were community इंडिकेटर्स। तो इस तरीके का एक टेस्ट है जिसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं और अपना टेस्ट डिजाइन भी कर सकते हैं, डिजाइन कर करके दूसरे टेस्ट से कंपेयर भी कर सकते हैं। ये क्या क्या करता है, इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू योर क्लिनिक, सिमिलर पेशेंट पॉपुलेशंस, ब्रीफ रिव्यू ऑफ साइकोमेट्रिक्स, इंडाइसेस ऑफ चेंज, कंसिडरेशन फॉर यूज एट योर क्लिनिक्स। ये भी उसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करता है, एट साइट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, वेयर इज इक्विपमेंट केप्ट, स्पेसिफिक एरिया मार्क फॉर 10 मीटर वार टेस्ट, एरिया को मार्क कर देंगे भाई यहाँ पे यही टेस्ट होगा। व्हेन एंड हाउ ऑफन विल द मेजर बी टेकन, रिकमेंडेशंस फॉर यूजिंग इट, गोल्स, वेयर एंड हाउ इज द इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंटेड इन द POC, how are the results transferred to the next level of care। क्लासरूम एक्टिविटी 4 है, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। एक्टिविटी, डेवलप रिसोर्स बाइंडर्स, कॉपीज ऑफ रिलेवेंट आउटकम मेजर्स, स्कोरिंग सीट, लिस्ट ऑफ वेबसाइट रिसोर्सेस, 1 पेज समरीज ऑफ मोस्ट पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। ये सारे क्या कर रहे हैं हम लोग, रिसोर्स बाइंडर डेवलप कर रहे हैं। किसके लिए, खुद के लिए कर रहे हैं ना, खुद के लिए कर ले रहे हैं। एक्टिविटी करने के बाद इसी तरीके से पेशेंट को भी ले सकते हैं। इंडिकेशंस फॉर यूज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग प्रोसीजर्स, इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन डाटा। दो तरीके के हो सकता है, नॉर्मेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल यूज। अब ये कुछ क्वेरी है जो कि हम लोग खुद से पूछ सकते हैं या पेशेंट से भी पूछ सकते हैं कि भाई हम लोग जो है ये सब चीजें जो है ये क्यों नहीं यूज करते हैं। वी डोंट हैव टाइम टू कलेक्ट आउटकम मेजर्स। ज्यादातर आदमी तो यही बोलता है कि हमारे पास क्या है, टाइम ही नहीं है, इतना समय ही नहीं दे सकते। उसके बाद नोबडी रिक्वायर्स अस टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट इज अननेसेसरी, आई वांट टू स्पेंड माय टाइम ट्रीटिंग पेशेंट्स, नॉट मेजरिंग पेशेंट्स, आई ऑलरेडी नो how to bill using G-codes। What is, ये क्या है, ओवरऑल डिस्कशन हम लोगों ने पूरा देखा। What is the value of using the ICF to organize your clinical measures? ICF full form बता ही दिया। Why it is critical to use a client-centered approach? Why should you use valid and reliable measures? ये सब क्वेश्चन खुद को ही पूछना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग ही जो है ये सब डाटा को अप्लाई नहीं करते हैं। रिसर्च में तो चलो यूज भी कर लेते हैं क्योंकि वहां पे तो जरूरी है। How you can interpret change and know that the patient has made a meaningful improvement? What strategies could you use to introduce measures into your practice? What can you do to overcome barriers you will find in developing an outcome measurement plan in your clinical sites? जो भी barriers आ रहे हैं उसको देखते हुए कैसे हम लोग नया ट्रीटमेंट प्लान डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस है? ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा असेसमेंट टूल ऑफ फिजियोथेरेपी जो है वो खत्म हो गया। तो हम लोग ये कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मेजरमेंट टूल्स को यूज करें। और ये हम लोग अपना जो फिजियोथेरेपी ओपीडी है कम से कम इससे सीख करके अगर अपने लोग कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकें तो हम लोगों के लिए अच्छा है ना। थैंक यू। आज की क्लास बस